atmosphere or by the Earth's atmosphere having air layers of varying optical densities, having air layers of varying optical densities, having air layers of varying optical densities is called atmospheric refraction. Is called atmospheric refraction. ठीक, क्या होता है कि जब भी कभी हम ये बात करते हैं कि जब जैसे सनलाइट है तो सनलाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। तो सन से सनलाइट धीरे धीरे आ रही है और अर्थ के सरफेस तक आ रही है। तो अर्थ के सरफेस तक आने में जो सनलाइट है वो अलग अलग लेयर मिलती है उसको एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में कहीं पर क्लाउड्स हैं, कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, कहीं पर छोटी छोटी हेवनली फ्रोजन बॉडीज़ हैं, कहीं पर क्या है कि गैसेस का अलग अलग तरीके का मिक्सचर है, कहीं पर वाटर कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेंसिटी है ना एयर की वो जगह जगह चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। और जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग तरीके से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि अलग अलग तरीके के मीडियम्स हो। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो कहीं पर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे सन है और यहाँ से ये सनलाइट इस तरह से आई और एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऐसे है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर ऐसे है। मान लीजिए कि यहाँ पर तो जो मीडियम था, मतलब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो रेयर था और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा डेंसर हो गया। तो जब डेंसर है तो इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। फिर एक और लेयर आ जाती है, सेकंड लेयर, ठीक है, इसको फर्स्ट लेयर बोल दो। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूँ बस। इसको सेकंड लेयर बोल दिया। हमने कहा कि सेकंड लेयर में क्या है, सेकंड लेयर में किसी तरीके की कोई गैसेस है ही नहीं। तो अब क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा रेयर और मीडियम हो जाएगा। तो रेयर और मीडियम का मतलब क्या है कि ये जैसे नॉर्मल है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट सन से और कहाँ तक आती है, अर्थ के सरफेस तक आती है, तो उसको अलग अलग तरीके के मीडियम्स रास्ते में मिलते हैं। तो जब अलग अलग तरीके के मीडियम्स मिलते हैं, आपने देखा होगा ना वो फिल्म दिखाते हैं, वो सुपरमैन वाली फिल्म दिखाते हैं कि सुपरमैन उड़ता हुआ जा रहा है। तो जब उड़ता हुआ जाता है तो दिखाते हैं कहीं बादलों में से निकल कर जा रहा है और कहीं जो है अलग अलग तरीके के बीच में फ्रोजन बॉडीज आ जाती हैं, जैसे अलग अलग पत्थर आ जाते हैं तो वो घूसा मारता है, पत्थर टूट जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो स्पेस में उड़ता हुआ जा रहा है तो वो उसको स्पेस में अलग अलग तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग तरीके की डेंसिटीज़ होती हैं और वो जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग तरीके के लेंसेज की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है लेंस। तो वही चीज़ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कि जब सनलाइट ऐसे आएगी तो कभी उसको रेयर मीडियम मिला तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, कभी उसको डेंसर मिला तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी फिर से रेयर मीडियम मिला तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा होता जाता है। तो इस वजह से जो सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है या जो तारों से आने वाली जो रोशनी होती है वो रोशनी कभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से होकर आती है। तो वो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मुड़ती हुई आती है। ठीक है, यही एक रीज़न है। फिर तारों से आने वाली रोशनी भी सीधी आती हुई नज़र नहीं आती। तो जब वो मुड़ती हुई आती है तो तारे हमको जगमग जगमग करते हुए दिखाई देते हैं, कभी ब्राइट होते हुए दिखाई देते हैं, कभी डिम होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी एक यही रीज़न है, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, हम लिखेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद इसके ना एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसा पहला एप्लीकेशन है व्हाई डू स्टार्स, हर जैसे एटमॉस्फेयर अर्थ की तरफ आती जाती है वो और ज़्यादा झुकती रहती है, ऐसे नहीं कोई रेयर है। उन्होंने कहा था और ज़्यादा झुकती ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी कहीं पर रेयर मिलेगा, कभी कहीं पर डेंसर मिलेगा। ये भी बताते कि बहुत ज़्यादा झुकती जाएगी।
ऐसा हमारे नहीं। साथ क्लास प्रिज्म करा दी सर, इसके देखिए। रिगार्डिंग में आपने कुछ साउंड के टर्म्स बताए थे, समझ में नहीं आया। साउंड के टर्म्स वही बताएंगे, स्पीड, वेवलेंथ और वेलोसिटी। और कुछ था सर, अगर साइन था ऐसे बना हुआ, कैसे कैसे? ऐसा कुछ बना हुआ साइन वो लैम्बडा, लैम्बडा ये बताया होगा, ये हाँ सही है। लैम्बडा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। सर इसके आगे और भी बना हुआ था। एक वी, सर इसके साथ बना हुआ था। लैम्बडा के साथ कुछ बना हाँ हुआ सर। है। ऐसा तो नहीं बताया था कि वी बनाकर ऐसे घुमा हाँ दिया, सर, एक है ना। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अभी तुमने ये भी थोड़ा इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो लैम्बडा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। उन्होंने बता दिया दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ कहीं पर जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ पूछी नहीं जाएगी, उसको छोड़ो आप। लैम्बडा है, v इज फॉर वेलोसिटी और t इज फॉर टाइम। t इज फॉर टाइम। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेव की लेंथ। वेवलेंथ होती है वेव की लेंथ। तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि इट इज़ जस्ट लाइक डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर बस यही बोला जाता है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये एक फैक्ट है, ये एक रेड कलर का फैक्ट है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जब उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो आप देखिए वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सर वेवलेंथ वाला था। वेवलेंथ क्या है, वेव की लेंथ। कि वेव जो है, जैसे कोई भी लाइट रे होती है ना, तो लाइट रे वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब ये वेव क्या होती है, वेव एक्चुअल में एग्जिस्ट करने वाली कोई टर्म नहीं है। होता क्या है कि जैसे स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल एकदम शांत पड़ा हुआ है और आपने एक पत्थर लेकर पत्थर फेंक दिया उसमें, ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आप देखेंगे कि छोटे 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 सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे और वो सर्कल्स ऐसे फैलेंगे। नहीं, ध्यान नहीं दिया कभी? कभी भी देखिएगा, अगर एक बाल्टी है उसमें भी आपने पानी में एक छोटा सा कोई चीज़ आपने ड्रॉप कर दी तो उसमें ऐसे वेव्स बनेंगी। तो वो जो वेव्स हैं वो क्या है, वो डिस्टर्बेंस है। वो क्या है कि पानी में डिस्टर्बेंस है। अब पानी क्या है, पानी एक मीडियम हो गया, लिक्विड मीडियम। इसी तरीके से जो एयर है, एयर भी तो एक मीडियम है। तो जब लाइट रेज ट्रैवल करती हैं तो लाइट रेज एयर में ट्रैवल करती हैं। तो जब वो एयर में ट्रैवल करती है तो एयर में वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देती हैं। तो डिस्टर्बेंस इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि मतलब वो ऐसे प्रोड्यूस होता है डिस्टर्बेंस, ऐसे 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 इस तरीके से। अब ये इसमें हम ये कहेंगे कि अगर इसको इनको वेव्स मान लिया जाए तो ये कहा जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ ये वेव ऊपर उठी, फिर नीचे गई, फिर बिल्कुल नीचे गई, फिर ऊपर उठी। तो इतने टाइम पीरियड के बाद में वेव खुद को रिपीट कर रही है। मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे खत्म हुई, फिर स्टार्ट हुई, फिर ऐसे खत्म हुई। तो यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में, वेव को अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड दिस टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है, लेंथ यानी कि मीटर में निकाली जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो वो वेव की लेंथ है। तो अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने स्कूटर स्टार्ट करा और हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अस हुआ। हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। ऐसे ही हमने क्या करा कि यहाँ से टॉर्च ऑन करी और टॉर्च से हमने टॉर्च की लाइट ऑन करी, तो लाइट यहाँ से और वहाँ तक पहुँची, उस दीवार तक पहुँची। उसके बाद वो रुक गई क्योंकि दीवार एक ओपेक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, तो वो वहाँ तक रुक गई। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही है वो यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर रही है, तो वो हमारा डिस्टेंस हो गया। तो लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो यही चीज़ समझाई गई थी उसमें प्रिज्म में उन्होंने ये बताया होगा कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ ज़्यादा है इसीलिए वेलोसिटी भी ज़्यादा है। फिर इसे लेना क्या हो प्रिज्म से? प्रिज्म से ये लेना देना होगा कि जब हम प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हैं तो प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइट लाइट को 7 अलग रंगों में डिवाइड कर देती है, स्प्लिट कर देती है। अब उसमें ये देखा गया कि रेड कलर तो सबसे ऊपर है, बहुत कम डेविएट हुआ, और जो वॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया, बिल्कुल नीचे से गुजर रहा है वो। तो वॉयलेट में ज़्यादा डेविएशन क्यों है? क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है। जब वेवलेंथ कम है तो उसकी वेलोसिटी कम है। जब वेलोसिटी कम है तो उसको जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म क्या है, ग्लास का बना हुआ है, तो ऐसे हुआ ना। सर दो ट्रायंगल और रेक्टेंगल, दो ट्रायंगल अरे सुबह तो सही, ये ऐसे मुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप ये देखिएगा कि इसमें डेविएशन सबसे कम है। मतलब डेविएशन का मतलब क्या है, देखिए कायदे से तो ये सीधा सीधा ऐसे चली जाती है। अगर
यहाँ पर क्या था, एयर था, मीडियम, और यहाँ पर मीडियम क्या हो गया, प्रिज्म बना हुआ है ग्लास का, तो यहाँ पर मीडियम हो गया ग्लास। तो अब क्या होगा कि भाई मीडियम का चेंज हुआ है, चेंज ऑफ मीडियम हुआ है, तो चेंज ऑफ मीडियम का मतलब सीधे सीधे तो नहीं जाएगी लाइट रे, लाइट रे डेविएट होगी, कहाँ, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, क्योंकि एयर से कहाँ जा रही है, सॉलिड में जा रही है, एयर से डेंसर में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये मुड़ेगी, ये झुकेगी। अब जब ये झुक गई तो इसका मतलब क्या है, डेविएट जो हुई है अपने मेन एक्चुअल पाथ से जो डेविएट हुई है, तो उसमें देखिए रेड सबसे कम डेविएट हो रही है और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है, बैंड सबसे नीचे वायलेट मिलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि वायलेट की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेड लाइट जैसे ही ये वाइट लाइट यहाँ से अंदर एंटर करेगी, वो रेड में कन्वर्ट होएगी, तो रेड वाला कलर एकदम से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो उसको अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो वो जल्दी निकल जाएगी। अब वो थोड़ा बहुत तो डेविएट होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत सॉलिड पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो इस वजह से उसमें डेविएशन होगा, तो सही, लेकिन बहुत मामूली है, बहुत कम है। वहीं हम लास्ट वाले बैंड की बात करते हैं, वी की, वी मतलब वायलेट की। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, तो वेलोसिटी सबसे कम, इसका मतलब बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है वायलेट। तो जब वायलेट कलर बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है, तो वायलेट को सॉलिड के पार्टिकल्स को तो पूरा मौका मिल गया, वो कहेंगे कि ये तो धीरे धीरे जा रहा है, इसके एक एक वेव को आप नीचे की तरफ सप्रेस करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, वायलेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसकी स्पीड बहुत कम है, उसकी स्पीड बहुत कम है, तो उसको धीरे धीरे करके डेविएट करेंगे, तो ज़्यादा डेविएशन होगा वायलेट। सर वेवलेंथ सर फिर मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है ना सर? मैथमेटिकली सर एक्यूरेट नहीं है ना सर, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, देखिए ऐसा होता है, ये क्या होता है कि वेवलेंथ जो है वो अलग अलग वेव की अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि भाई यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ही तो ट्रैवल करना है, तो अलग अलग रेस जो हैं, अलग अलग रेस की वेवलेंथ अलग अलग क्यों हो गई? सेम होनी चाहिए थी वेवलेंथ, तो क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। मैं यहाँ से दीवार तक ट्रैवल करूँ या कोई छोटा सा चूहा आ जाए वो यहाँ से दीवार तक ट्रैवल करे, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि वेव्स जो हैं वो खुद को रिपीट करती हैं, तो क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रेड जो है वो इस तरह से जाएगी ऐसे, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे जाएगी, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ है इतनी सी, जरा सी, और इसकी वेवलेंथ यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म, एक सबकी वेवलेंथ की हाइट सेम रहेगी? ये ज़रूरी नहीं है, हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो वो ज़रूरी नहीं है, हमें उससे कुछ करना नहीं है, आप बस सीधा सीधा ये समझ। ज़्यादा कम होने से क्या होता है? अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ है, कम हुआ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा या कम, एक्चुअली वो चीज़ आ जाती है, अगर लाइट में कहते हैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। साउंड में अगर कहते हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो साउंड बहुत तेज़ है, वो कानों को चुभेगी हमारा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आप छोड़ दो, भूल जाओ, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ वेवलेंथ और वेलोसिटी याद रखिए, समझ गए। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो सबसे कम डेविएट होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। और वायलेट की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी कम, इसका मतलब उसको ज़्यादा डेविएशन उसमें हो जाता है, ज़्यादा मौका मिलता है डेविएट होने का। बताओ सर मैंने ये ना वेवलेंथ को मतलब कुछ और ही बताया है। नहीं, वेवलेंथ का मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव, जिस मतलब जितनी वेव की लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सर हमें ये बताया कि ये दो पॉइंट है, हाँ, इनके बीच में जो गैप है ये वेवलेंथ ना, दो पॉइंट्स तो हैं लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं। ऊपर उठे हुए। हाँ, ऊपर उठे हुए, ऊपर, वो बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। ऊपर उठे हुए पॉइंट्स को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, ये तीसरा क्रेस्ट। तो उन्होंने ये बोला होगा कि दो जो क्रेस्ट्स हैं उन दो क्रेस्ट्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। आप ये बोल लो या आप ये कहो कि बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट का डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट्स जो ऊपर उठे हुए पॉइंट्स हैं उनको क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे गहरे वाले पॉइंट्स को ट्रफ बोलते हैं। हमें उतने डिटेल में जाना नहीं है, वो चीज़ पूछी नहीं जानी हमसे, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, फालतू में छोड़ो उसको, ठीक है। कुछ बोल रहे थे सर? नॉर्मली सब वेवलेंथ यूज़ करते हैं, सब पार्टिकल वाली थ्योरी का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो पार्टिकल थ्योरी है ना वो इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो वेरी कर जाएंगे। वो क्यों वेरी कर जाएंगे? क्योंकि अभी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तो एयर पार्टिकल्स थे, यहाँ सॉलिड पार्टिकल हो गए, तो मैं कौन से पार्टिकल्स का नेचर लेकर चलूँ? तो हम ये कहेंगे भाई वेव ले लो, वेव ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वेव एयर में भी वेव ही रहेगी और सॉलिड में भी वेव ही रहेगी।
तो इस वजह से हमें जिस चीज़ में मतलब कंफर्टेबल हमको लगता है हम वो वाली थ्योरी यूज़ कर देते हैं लाइट वेव्स की। तो यहाँ पर वेव थ्योरी यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है और उससे चीज़ समझ में भी आसानी से आ रही है। बस सीधा ये याद रखिए, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, एकदम से गोली की तरह निकल के जाएगी तो उसको कोई डेविएट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसको कोई डेविएट नहीं कर पाएगा। ठीक। वॉयलेट बेचारा बिल्कुल ढीला ढाला धीरे धीरे जा रहा है अपना मस्त बोला, इसका मतलब क्या है उसकी वेवलेंथ कम, उसकी वेलोसिटी भी कम, तो उसको जो ये आपका प्रिज्म है ये ज़्यादा डेविएट करेगा। क्लियर? ठीक। सर ये बनाया था मैंने। सर मुझे एक डाउट, एक मिनट बताइए। हाँ तो ये यही है आपका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, यही वाला बोल रहे हो ना? नहीं सर ये वाले ठीक है जी। ये बनाया था मतलब ये वेव की सिंबल बनाया है यहाँ पे सर वही वेवलेंथ और वो जो फ्रीक्वेंसी उन दोनों का एक साथ वाह, छोड़ो इसको, मैं बताता हूँ ये कहाँ पहुँच गई आपकी मैम। वो ज़्यादा आगे का चीज़ बता रही है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्या है कि उन्होंने ये इसको कंबाइन कर रखा है ऐसे ऐसे कुछ सिंबल बनाया ना, तो उन्होंने बोला कि ये दिस लैम्बडा इज फॉर वेवलेंथ एंड दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी। मैं बता रहा हूँ सुनिए। अब इसके बारे में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के कंबाइंड इफेक्ट को इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लिखा जाता है डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा जाता है डी ब्रॉगली, लेकिन इनको ज्ञान है, उनको पता है कि ये डी ब्रॉगली नहीं है, इसको बोलते हैं डी ब्रॉय, इसको डी ब्रॉय बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, हम जिस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं हमको दिखाई दे रहा है ये डी ब्रॉगली, ठीक है। तो ये लेकिन इसको जो प्रोनाउंसिएशन है वो डी ब्रॉय है, इसको डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। वो ज़्यादा आगे चली गई, मैं 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स में, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें 2 नंबर का सवाल आना है, उसमें 2 नंबर में वेवलेंथ और वेलोसिटी से काम चल जाएगा, बहुत आगे चलेगा। इतना सब कुछ बता कर 2 दिन में चैप्टर भी खत्म करा दिया। आर्य बताओ क्या बोल रहे थे, 1 मिनट रुको। जैसे सर जो हमने डायग्राम बनाया रेयर टू टेंशन वाला, तो मुझे स्कूल में बताया था कि हमेशा जो ऐसे डायग्राम बनाया था तो इसके अंदर रेयर टू टेंशन में दोबारा टेक्स्ट में जा रही थी, रेयर में भी जा रही थी, तो उसका रीजन ये बता रही कि हॉट एयर हमेशा ऊपर होती। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ। इसमें पता है क्या चक्कर है, इसमें ऐसा होता है जो उन्होंने बताया, उन्होंने आपको ये थ्योरी समझाने की कोशिश करी गई होगी कि जितना हम स्पेस में जाते जाते हैं उतना ही वहाँ पर जो मीडियम है वो खुला खुला होता जाता है, रेयरर होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर गैसेस नहीं होती, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स नहीं होते। इस वजह से रेयरर से डेंसर, डेंसर से डेंसर, डेंसर से डेंसर और ज़्यादा डेंसर में हम आते चले जाते हैं। शायद यही बताया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल जो सही चीज़ है वो मैंने आपको बताई है कि रेयरर डेंसर कहीं पर भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई जो प्रूवन फैक्ट है वो प्रूवन फैक्ट नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि सूरज से रोशनी चली, सूरज से लाइट चली, तो जब वो लाइट चली उससे ट्रैवल करना शुरू करा तो उसको शायद चलिए रेयरर मीडियम मिल गया मान लीजिए, लेकिन फिर रास्ते में बादल टकराया, तो क्या बादल के टकराने के बाद ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सारे आदमी एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक। क्या है कि उसके बावजूद भी लाइट रे कुछ तो आती है। तो वो जो लाइट रे है, अब वो बादल के अंदर क्या होता है, बादल के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में आ गया, और फिर डेंसर मीडियम के बाद में मतलब पानी के कंपैरिजन में अगर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स भी है ना, तो वो रेयरर मीडियम ही कहलाएगा, ठीक है। और रही बात इस डायग्राम की, ये डायग्राम तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि इस डायग्राम को बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए, बस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप याद रखो। यहाँ से सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी गई है कि अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होती हैं। अब वो रेयर भी हो सकती है, वो डेंसर भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये है कि अगर डेंसिटीज़ चेंज होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ रेयर है, कोई चीज़ डेंसर है, तो अगर डेंसिटीज़ लगातार चेंज होगी तो लाइट रे सीधी नहीं आ सकती, लाइट रे थोड़ा थोड़ा टिल्टेड होकर मुड़ती मुड़ाती आएगी, और जब वो मुड़ मुड़ कर आएगी तो इसका मतलब जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे, समझ गए? ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने,
छोड़िए उसको, आप पहला लिखें, पहला टॉपिक लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है लिखिएगा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। Why do stars twinkle at night? इसका आंसर देखिएगा, इसमें भी the continuously changing atmosphere changing atmosphere reflects the light. Reflects the light by different amounts from one moment to the next. Reflects the light by from one moment to the next. Full stop. When the atmosphere reflects, अब ये वाली लाइन ना ध्यान से आप नोट करिएगा, और इस लाइन में आपको ये डायग्राम हमारा सही है या गलत है, इसका आपको आंसर इसी लाइन में मिल जाएगा। और वही लखबीर सिंह की लिखी हुई लाइन है, गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि एनसीईआरटी से भी पुराना राइटर है। फैक्ट बता रहा हूँ, एनसीईआरटी, ये जो फोटो दिखाई दे रही है, फोटो भी इनकी जो है हस्बैंड वाइफ की, ये यंग थे तब की फोटो है, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। When the atmosphere reflects more starlight towards us, आंसर का पार्ट है। हाँ, इसी में लिखना है। अब इसमें सारा आंसर छुपा हुआ है इस वाली लाइन में। When the atmosphere reflects more starlight towards us, reflects more starlight towards us, more starlight towards us, the stars appear to be bright. The stars appear to be bright. तो refracts more starlight का मतलब क्या है कि रेयर से डेंसर जाना, क्योंकि जब रेयर से डेंसर लाइट रे आएगी तो वो ज़्यादा बेंड करेगी कहाँ, नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड करने का मतलब है रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। अपीयर्स टू बी ब्राइट, द star appears to be bright, and when the atmosphere reflects less starlight, and when the atmosphere refracts less starlight, then the star appears to be dim. Then the star appears to be dim. dim क्यों दिखाई देता है कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में चली गई तो फिर रिफ्रैक्शन तो ज़्यादा होगा नहीं, वो बाहर की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा तो वो लाइट रे फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। तो जब जो लाइट रे ज़्यादा फैल गई तो वो लाइट रे चमचमाती हुई तो नज़र नहीं आएगी, वो तो डिम हो जाएगी। और जो लाइट रे ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली, और आप इस झगड़े में पड़ना ही मत, है ना,
कि मैंने बोला रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर, और मैम ने बोला कि रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से और डेंसर, फिर डेंसर से और डेंसर। आप इस झगड़े में पड़ना ही मत, आप लिखना ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, बस। वेरिंग मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती रहती है। सर लेजर एटमॉस्फेयर सर, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी से चेंज इस वजह से होती रहती है ना कि भाई कहीं पर गैसेस ज़्यादा हैं, कहीं पर गैसेस कम है, कहीं पर क्लाउड्स हैं, कहीं पर थोड़ा सा मतलब जो एरिया है वो थोड़ा सा ह्यूमिड है, वहाँ पर थोड़े थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कहीं पर फ्रोजन बॉडीज़ हैं। तो इस वजह से अलग अलग डेंसिटी मिलती जाएगी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बेटा ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट बाई डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। When the atmosphere reflects more starlight towards us, जब ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा तो हमको स्टार जो है वो कैसा चमकेगा, ब्राइट चमकेगा, और जब कम रिफ्रैक्शन होगा तो हमको स्टार कैसा दिखाई देगा, एकदम डिम दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद therefore ये मिटा रहा हूँ इस तरफ का, therefore the starlight reaching our eyes, इसकी आंसर का पार्ट है। हाँ इसकी आंसर का पार्ट है। हाँ, बस लास्ट की लाइन लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। therefore the starlight reaching our eyes increases and decreasing continuously. Increases and decreases continuously due to atmospheric refraction. Stop. And the star appears to twinkle at night. And the stars appear to twinkle at night. Next लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है why the stars seem higher than they actually are. ये वाला बीच वाला पॉइंट जरूर लिख देना, बस ये लिख देना कि जहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर हमको जो है ब्राइट दिखाई देते हैं स्टार्स, जहाँ कम रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर वो कम ब्राइट दिखाई देते हैं, डिम दिखाई देते हैं। और पहले भी मैंने बताया था कि अगर बिल्कुल ही भूल जाओ वहाँ पर कुछ भी याद ना आए तो ये जरूर लिख देना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए व्हाई द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। Then they actually are. Light from a star is refracted as it leaves space. Light from a star is refracted. स्टार्स पास लगते हैं। हाँ वही तो, नहीं दूर दिखाई देते हैं। Why the stars seem higher than they actually are. जितने वो एक्चुअल में होते हैं उससे भी ज़्यादा हायर दिखाई देते हैं, उससे ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन उतने ऊंचे होते नहीं, होते एक्चुअल में पास है। हाँ, तो लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्लेक्टेड
as it leaves space and enters the Earth's atmosphere. As it leaves space and enters the Earth's atmosphere. Air higher up in the sky is rarer. Air higher up in the sky is rarer, but that near the Earth's surface, air higher up in the sky is rarer, but that nearer the Earth's surface is denser. Full stop. So as the light from a star comes down, the dense air bends the light more. The dense air bends the light more. Bends the light more due to this refraction of star's light. Due to this refraction of star's light, the star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. इसका एक डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। ऐसे स्टार बना लो और यहाँ पर लिखिए एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। इसको बोल दीजिए ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर मतलब कोई भी, किसी की भी आई, जैसे मान लीजिए हम खड़े हुए हैं तो हमारी आई ऑब्जर्वर्स आई। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार यहाँ पर है, लेकिन होता क्या है कि जो स्टार है वो थोड़ा सा हमको ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये लाइट रे ऐसे आ रही है,
और यहाँ लिखें बेंडिंग ऑफ स्टार्स लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ स्टार्स लाइट ड्यू टू atmospheric refraction. Bending of starlight due to atmospheric refraction. स्टार ऊपर बना लेना यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये लाइन बनाना थोड़ी सी मुड़ी हुई, मैंने एक्चुअली इतनी मुड़ी हुई बना नहीं पाया, थोड़ी सी मुड़ी हुई बनाए ऐसे। और ये जो डॉटेड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। यहाँ पर लिखिएगा स्टार सीम्स हायर। स्टार सीम्स हायर। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से कि हमारी जो नज़र जाती है, हमारी नज़र किसी भी मुड़ती हुई चीज़ को नहीं देख पाती, किसी भी मुड़ती हुई चीज़ को नहीं देख पाती। फॉर एग्जांपल एक पाइप है, उस पाइप में से आप किसी चीज़ को देखने की कोशिश करें तो पाइप अगर सीधा है तभी मैं पाइप के दूसरी तरफ वाली चीज़ को देख सकता हूँ। लेकिन अगर पाइप मुड़ा हुआ है, ज़रा सा भी टिल्टेड है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देगा, पाइप के अंदर का भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अंधेरा होता है अंदर। तो इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो दिखाया, देखिए हो सकता है शायद ये वाली चीज़ आपके टीचर ने बताई हो। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड एज इट लीव्स स्पेस एंड एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब अगली लाइन देखिए, here higher up in the sky is rarer but that nearer the earth surface is denser। तो शायद ये वाली चीज़ बताई हो कि ऊपर की तरफ जो हायर अप इन द स्काई एयर होती है वो रेयर होती है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर के नज़दीक, मतलब अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो है वो जो हमारी जो एयर होती है वो डेंसर होती है। शायद ये चीज़ बताई होगी। लेकिन कंटिन्यूसली हम देखें तो कंटिन्यूसली जो उसकी डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। लेकिन उन्होंने बोला कि जहाँ पर स्टार है वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, रेयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ उतनी गैसेस, उतने पॉल्यूटेंट्स, उतने डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। लेकिन जब हम अर्थ के सरफेस के नज़दीक आते हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हायर अप इन द स्काई और नियरर द अर्थ सरफेस, उसकी बात करी गई है, बीच के एटमॉस्फेयर की बात ही नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से जब देखेंगे तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं डेंसर मीडियम में, और स्टार कहाँ पर है, रेयर मीडियम में है। और डेंसर से रेयर में जब लाइट रे जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस वजह से जो स्टार है वो स्टार और ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट होकर दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हम कहाँ पर है, डेंसर में, और स्टार्स कहाँ पर है, रेयर में। तो इसका मतलब क्या है कि जब डेंसर से रेयर में लाइट रे ट्रेवल करती है, जो हमारी आंखों की रोशनी जो हम देख रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो स्टार है एक्चुअल में तो यहाँ पर है लेकिन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो थोड़ा सा हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। और यहाँ पर आप बस, आपको करना क्या है, आपको इतना तो इसमें लिख देना है इसके आंसर में, एक ये स्टार बनाना है, स्टार, और स्टार से आती हुई एक बोल्ड लाइन तो बना देनी है मुड़ी हुई, और जो डॉटेड लाइन है वो सीधी बना देना, और यहाँ लिख देना स्टार सीम्स हायर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, हाँ जी मैंने ऐसे बना के दिखाया था, तो मैंने ऐसे बना दिया। ये हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उन्होंने अर्थ का सरफेस बनाकर दिखा दिया है ना, मतलब ऑब्जर्वर की आइए यहाँ पर आप अर्थ का सरफेस बना, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बताएं, समझ गए इतना? यस सर। ठीक है। अच्छा, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट है? नहीं, ये तो है, ये तो है। वाई द सन लुक्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, ये वाला तो है। और जो सी वाला है कि सी ब्लू क्यों होता है? सी ब्लू की कंस्ट्रक्शन तो है, वो क्या होता है? अरे नहीं, वो आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ। आसमान की इमेज दिखाई देती है वहाँ, आसमान की क्या क्यों बता रहा हूँ? जब ग्लास पानी भरते तब वो नॉर्मली करता है, तब नहीं करता ऐसा कि ये वाइट
सर पानी में तो ऐसा होता है कि कुछ तो जो मतलब सनलाइट की रेज होती है वो उसमें चली जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट तो होती जो है। रिफ्लेक्ट होती है वो हमें मतलब सी फॉर्म में ब्लू दिखाती है ना, ऐसा देखिए ऐसा है कि जो समंदर वाला है, पहली चीज़ तो ये है कि समंदर वाला तो टॉपिक है नहीं सिलेबस में। सिर्फ वाई द स्काई इज़ ब्लू ये तो है, लेकिन समंदर वाला नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो करना भी है तो उसमें बस आप यही बताएंगे कि उसमें हमको जो आसमान है उसकी इमेज दिखाई देती है, और आसमान ब्लू क्यों है वो हम प्रूव कर सकते हैं। ये वाला प्रिज्म की रेक्टेंगुलर साइड से लेकर तो हमेशा डाउनवर्ड्स दिखता है ना, हमेशा डाउनवर्ड दिखाई सर क्वेश्चन ये भी है हमारा स्पेस इज ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉमर्स। वो भी करवा सकते हैं। हमको पता है वो स्काई वाला स्काई ब्लू सर नोट करिएगा, तो उसमें लेंस कौन सी यूज होता है प्रिज्म के अंदर फिर? प्रिज्म के अंदर लेंस थोड़ी होगा कोई। प्रिज्म जो है, प्रिज्म तो अपने आप में रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस है ना, तो वहाँ पर लेंस नहीं है कोई भी। लेंस तो तब बनेगा ना जब कर्व सरफेस हो, तो कर्व सरफेस वो तो ऐसे हो गया ना कि भाई एक तरफ तो ट्रायंगुलर सरफेस है, एक तरफ ट्रायंगुलर सरफेस है और एक तरफ रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो कुल मिलाकर हमको रिफ्रैक्शन के लिए ये नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाला रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, तो हमको ना रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कर्व सरफेस की या लेंस की ही ज़रूरत हो। भाई लेंस क्या होता है, लेंस अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो उसको कॉन्केव बोल देते हैं, बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो उसको कॉन्वेक्स बोल देते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है लेंस की उसमें। क्या हुआ? चलिए जी, अब इसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे। क्वेश्चन है कोई काम की चीज है सर, ये ऐसे बना रही हुआ समझने के लिए है कि भाई लाइट रे वाइट जो लाइट रे होती है, जो सनलाइट होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो उसको कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आप लोग फिल्में नहीं देखते क्या? नहीं देखते? हिंदी फिल्में देखते हो ना? उसमें आपने वो नहीं देखते कौन सी फिल्म थी वो, कोई मिल गया, देखा सर। कोई सब मिल गया, प्लैनेट वाला क्वेश्चन आएगा। हाँ, प्लैनेट वाइड और प्लैनेट कलर। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मैं कह रहा हूँ वो फिल्म आई थी कोई मिल गया, फिर उसका सेकंड पार्ट आया था क्रिश आया था, फिर उसके बाद हाँ जादू वाला, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आया था क्रिश 3 देखी है? क्रिश 3 में एक वो विलेन होता है, क्या नाम होता है उसका? काल। अरे वाह क्या बात है, याद है फिल्म में। वो काल मरता कैसे? ऐसी वजह सर से वो एक मिनट बताया वो। सर सनलाइट की पावर के थ्रू। हाँ सनलाइट की पावर के थ्रू उसके अंदर से ठीक है, तो गूगल पर डालकर देखना, गूगल पर क्या यूट्यूब पर, तो आजकल फिल्मों के कोई भी सीन दिखाई दे जाते हैं, तो आप फिल्म का सीन डालना उसमें कि क्रिश 3 लास्ट का जो सस्पेंस जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लाइमैक्स सीन, हाँ क्लाइमैक्स वाला सीन उसमें डालना कि काल की डेथ कैसे होती है। तो उसमें क्या करता है कि वो जो होता है, क्या नाम होता है उसका, नाम भूल गया मैं, रोहित का, रोहित है ना। हाँ रोहित नहीं मैं वो नहीं बोल रहा। तो वो लैब में अलग अलग तरीके के लेंसेज और मिरर्स उसका कॉम्बिनेशन लगाता है, और कॉम्बिनेशन लगाकर ये करता है कि जितनी भी लाइट रेज हैं वो सारी एक जगह आकर कन्वर्ट हो जाए, और वो उसको ना घुमा फिराकर क्या कहते हैं, काल को उस पॉइंट पर ले आता है जहाँ पर सारी लाइट रेज कन्वर्ट होती हैं, जहाँ पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, और जैसे ही काल वहाँ पर आता है तो वो जितनी भी सन की जो लाइट है वो सारी की सारी एक जगह आकर कन्वर्ज हो जाती है। तो सन की गर्मी से उसकी जो पूरी बॉडी मेटल की बनी होती है वो पूरी पिघल जाती है और वो मर जाती है। तो मैंने तो उसमें कवर पहन रखा था बॉडी में। अब जो भी है वाला साइड में किसी तो और पैरा निकाल के ऊपर पेन जाएगा। से जाएगा। क्या चीज़? एक पेन। हाँ वो पेन था उस उसके, पेन फोकस करना था। वो फोकस करने का था एग्जैक्टली, तो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें उसने चलो सारी लाइट को कैप्चर करके एक साइड छोड़ देता था। एक ही जगह वो कर देता था, तो उसने वो बहुत सारे अलग अलग लेंसेज लगा रखे थे। देखना जरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी बोन मैरो निकाल लेगी तो इंसान मर जाएगा। हाँ मर जाएगा। सर उसमें बोन बात करके बोन मैरो निकाल के सर तो इंसान चल रहा है। एक चीज रात में नहीं होती। एक चीज़ तो होती है, बोन मैरो लोग डोनेट भी करते हैं, पता है कि Yes, sir. डोनेट भी करते हैं, लेकिन अगर पूरा ही निकाल लिया तो यार फिर वो खड़ा कैसे होगा?
उसकी तो बोन की डेंसिटी खत्म हो गई। बोन मैरो अपने आप बनता नहीं तो है सर? अपने आप बनता है लेकिन टाइम लगता है। सर बोन मैरो सर वो भी तो प्रोड्यूस करता है सर, आरबीसीज। हाँ आरबीसीज, ये सारी वही तो चीज़ें सर, अगर बोन मैरो डालने की जगह तो आरबीसी कैसे बनेगी? ये तो बोन मैरो। अब एक बात बताओ, ब्लड डोनेशन होता है, लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ये थोड़ी है कि भाई ले मेरा पूरा खून निकाल ले, है ना? तो इंसान मरेगा, बचेगा कहाँ से? और कोई कहने लगे वहाँ पर कि नहीं नहीं मैं अपनी साइंस के नोट्स दिखाता हूँ, ये जितने आरबीसीज डेली जितने आरबीसीज की डेथ होती है ना उसके 3 गुना प्रोड्यूस भी होते हैं। भाई कुछ तो छोड़ दो, तुमने सारा ही निकाल लिया तो भाई बचेगा कहाँ से? सर चलिए अब सुनिएगा, एडवांस सनराइज एंड डिलीट सनसेट। चलिए जी इतना कर लीजिए, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ये है और आपका स्काई इज ब्लू, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। सर वही बचा व्हाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल। व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। अच्छा चलो ठीक है, वो छोटे छोटे टॉपिक से करा। ह्यूमिडिटी एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन करो। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, भाई पहले मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कराना है। हेरिडिटी बोलो बस, अब उसको इवोल्यूशन तो हटा दिया सिलेबस से, फिर हेरिडिटी वाला पोर्शन वो कराऊंगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा क्योंकि थोड़ा जीन्स वगैरह स्टार्टिंग है तो वो समझ